चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास डिटरमिनेंट। हम प्रयास ये करेंगे आज के क्लास में कि डिटरमिनेंट हम आपको समझा दें और 12th में इससे रिलेटेड क्या क्या सवाल पूछा जाएगा और उसका जवाब कैसे देना है उसके बारे में हम आपको बतलाते हैं। ठीक है, हम बेसिक चीजों को छोड़ते हुए हम डायरेक्ट आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि जब सबसे छोटा जो डिटरमिनेंट होगा वो 1 गुना 1 ऑर्डर का होगा। ठीक है, उससे छोटा नहीं हो सकता। और 1 गुना 1 ऑर्डर का अगर डिटरमिनेंट है तो इसको सोल्व करने का तरीका होता है कि जैसे रखा हुआ है वैसे ही बाहर निकाल देना है। ठीक है ना, जैसे आपको दिया जाए कि -2 का डिटरमिनेंट तो -2। अच्छा, मॉडुलस और डिटरमिनेंट का सिंबल बहुत हद तक करके सेम हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना ही मॉडुलस नहीं हो, वहां लिखा रहेगा -2 का डिटरमिनेंट तो -2 का डिटरमिनेंट -2 ही होगा, लेकिन मॉडुलस रहता तो -2 का मॉडुलस +2 हो जाता तो -2 का डिटरमिनेंट -2। अगर हमारे पास 2 एलिमेंट मिलते हैं A B C D, ठीक है, A B C ये 4 एलिमेंट हैं। अगर हमको इसको सोल्व करने को मिला जाए ये 1 गुना 1 ऑर्डर का और ये 2 गुना 2 ऑर्डर का, अगर सोल्व करते हैं, और हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डिटरमिनेंट बोला जाता है, याद रखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डिटरमिनेंट बोला जाता है, याद रखना है। मल्टीप्लाई करेंगे, हम सोल्व करेंगे तो AD माइनस BC, पहले इधर मल्टीप्लाई करना है क्रॉस, बीच में साइन माइनस का, उसके बाद BC। ठीक है, अगली बार और आगे बढ़ाते हैं, सुनिएगा फिर ध्यान से। अगर 3 गुना 3 ऑर्डर का है तो मेन यही तकलीफ आती है, ज्यादातर बच्चों को दिक्कत यही शुरू होती है। 2 गुना 2 ऑर्डर तक के किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, किसी को कोई परेशानी नहीं होती, 2 गुना 2 ऑर्डर का बड़ी आसानी से ब्रेक कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 गुना 3 ऑर्डर का ब्रेक कैसे किया जाए उसके बारे में ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को। बाकी जो अगर आप समझ लेते हो यहां से तो जरा सा भी परेशानी नहीं होगा। आइए समझाते हैं। हमारे पास यहां 9 एलिमेंट हैं, 3 गुना 3 ऑर्डर का है, और आपको अंतिम पढ़ना है डिटरमिनेंट में 3 गुना 3 ही ऑर्डर का। 4 गुना 4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए आपको नहीं पढ़ना है। आइए समझाते हैं 3 गुना 3 को कैसे सोल्व करेंगे। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो एक्सपेंडिंग मेथड से सोल्व करते हैं। एक्सपेंडिंग मेथड जो किसी एक रो से एक्सपेंड किया जाए या किसी एक कॉलम से एक्सपेंड कर दिया जाए, और एक्सपेंड कर करके इसका वैल्यू निकाला भी जाता है। तो हम यहां से लिख देते हैं कि एक्सपेंडिंग बाई R1। तरीका समझा रहे हैं, R1। ठीक है, अगर फर्स्ट रो के द्वारा एक्सपेंडिंग किया जाता है तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे वो दिखलाते हैं। फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट है, A, B और C। अच्छा, 3 एलिमेंट है तो हमको तीनों एलिमेंट को लेना है, पहले A को, फिर B को और फिर C को। A जो लेंगे उसमें ये देखने का प्रयास करेंगे कि किस रो में है और किस कॉलम में है। अगर रो की संख्या और कॉलम की संख्या जोड़ करके इवन नंबर आ जाए, सम संख्या आ जाए, तो A के आगे पढ़ने वाला साइन पॉजिटिव होगा। अगर इसके आगे का रो और कॉलम अगर जोड़ करके जिस रो में है और जिस कॉलम में है अगर उसको जोड़ करके ऑड नंबर आ जाए, विषम संख्या आ जाए, तो उसके आगे का साइन नेगेटिव होगा। तो A है फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो रो भी 1 और कॉलम भी 1, दोनों को जोड़ा जाएगा तो 2 आएगा, 1 और 1 2, इवन नंबर है इसलिए A का आगे का साइन पॉजिटिव होगा। तो हम लिख सकते हैं A। शुरुआत में पॉजिटिव नहीं लिखा करते, बीच में भले पॉजिटिव लिखेंगे, शुरुआत है तो आगे प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं भी कुछ लिखा हुआ है तो समझा यही जाएगा प्लस में। ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, जिस एलिमेंट को लिया है वो जिस रो में है वो रो को कैंसिल, और जिस कॉलम में है उस कॉलम को कैंसिल। तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, जो बाकी बच गया उसको डिटरमिनेंट में ले लीजिए, E F H K, E F H K। ठीक है,
इसके बाद एक के बाद हम अगला एलिमेंट लेंगे कौन, बी। R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो 3 एलिमेंट लेंगे, ए बी और कौन। अगर हमको कॉलम 1 से करना होता तो ए डी जी, कॉलम 2 से करना होता तो बी ई एच, बारी बारी से। और जिस एलिमेंट को लेंगे वो पता कर लेंगे वो किस रो में है और किस कॉलम में है। तो रो और कॉलम की संख्या जोड़ के देखेंगे, इवन आया तो उसके आगे का साइन पॉजिटिव, अगर ऑड आया तो उसके आगे का साइन नेगेटिव। अब जरा ध्यान दीजिए बी, तो आपको ये तो पता चल रहा है कि फर्स्ट रो में है लेकिन सेकंड कॉलम में है। तो एक रो और 2 कॉलम, तो 1 और 2 मिलाकर के 3 ऑड नंबर है। ऑड नंबर के कारण बी के आगे का साइन नेगेटिव होगा, तो यहां लिखेंगे -b। अब जौन से रो में है रो डिलीट करेंगे, कॉलम डिलीट करेंगे। तो डी एफ जी के, डी एफ जी के, एक एलिमेंट और बचा कौन, सी। तो सी किस रो में है जी, फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में है। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम यानी एक रो और 3 कॉलम जोड़ा जाए तो 4 इवन नंबर आता है। और इवन नंबर के केस में इसके आगे का साइन प्लस होगा। अब बाकी तो जानते हैं, जौन से रो में है रो डिलीट होगा, कॉलम डिलीट होगा। तो डी ई जी एच, डी ई, इसको सोल्व कर ले तो आपका आंसर फाइनल। और 2 गुना 2 ऑर्डर का सोल्व करना बड़ा आसान होता है। ई के एच एफ, डी के जी एफ, सी डी एच माइनस जी ई, जितना सोल्व होकर के आ जाए हमारा आंसर। किसी भी रो और किसी भी कॉलम में ये काम कर सकते हैं। एक्सपेंडिंग चाहे R1 से करो, चाहे R2 से करो, चाहे R3 से करो, चाहे कॉलम 1 से करो, चाहे कॉलम 2 से करो, चाहे कॉलम 3 से करो, 6 केस में आंसर समान ही आएगा, किसी केस में अलग नहीं आएगा। ठीक है, बात करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2 5 7 1 2 0 3 4 9, और हम आपसे कह रहे हैं कि इसको सोल्व करिए, सोल्व करके बताइए कि इसका जवाब क्या मिलेगा। ट्राई करते हैं। तो सर ऐसा करते हैं कि आप R1 से रखो, ये थे, हम कॉलम 2 से कर लेते हैं। किसी से भी कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप। एक्सपैंडिंग बाय कॉलम 2, तो कॉलम 2 पहचानते तो जरूर हैं, यही है कॉलम 2, ये है ना, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो कॉलम 2 से एक्सपेंड कर रहे हैं यानी 5 2 4, 3 एलिमेंट हमारे पास है जिससे हमको करना है इसको। तो पहले 5 से, लेकिन सर इसके आगे का साइन कैसे लिखेंगे, प्लस या माइनस। तो 5 है ना, किस रो में और किस कॉलम में, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम यानी रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड, 1 और 2 मिलकर के 3 ऑड नंबर है, इसलिए इसके आगे का साइन निगेटिव होगा, तो -5 हो जाएगा। एक आगे और बदल देते हैं, जब -2 कर देते हैं, अच्छा रहेगा। 5 है, कोई दिक्कत। अब सुनोगे तो ये रो कैंसिल और कॉलम कैंसिल, तो कॉलम गया आई रो गया, तो बचा क्या क्या 1039। ठीक है ना। अगला है कि हमको सर ये एलिमेंट लेना है -2, तो कौन सा रो है कौन सा कॉलम, वो जांचना बड़ा जरूरी है। तो कौन सा रो कौन सा कॉलम, सर ध्यान दें, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, रो भी सेकेंड कॉलम भी सेकेंड, दोनों मिलाकर करके 4, रो 2 और कॉलम भी 2, 4 ना। तो 4 अगर जोड़ करके इवन नंबर आता है तो उसके आगे का साइन प्लस लेंगे, तब प्लस ले ली, प्लस ले लिया। कौन सा एलिमेंट है, तो -2, तो -2 रख देंगे। हम -2 के आगे का साइन दिखाए, ठीक है ना। अब ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल, रो और कॉलम गया, तो 2739 प्लस में 4 है, ये कॉलम रो गया
और ये कॉलम गया, तो ये कॉलम और ये रो कैंसिल। 2710 27। कोई प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको खाली सोल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। हम यहां कर रहे हैं -5, 9 into 1 9 और -0, 3 into 0 9 -0, प्लस माइनस -2 हो जाएगा। 9 into 2 18, -3 into 7 21, 18 - 21, प्लस 4 into 2 into 0 0, आइए गुणे 7, -5 गुणे 9 -45, 18 - 21, -3 और गुणे -2, 4 गुणे -7 -28। अब सोल्व करना है, तो -45 और -22 हो जाएगा। 6 में से 28 घटेगा तो -22, -45 और -7 -67, ये वैल्यू आ गया। अगर आपको कहीं और से डाउट हो, कॉलम 3 से करो, चाहे कॉलम 1 से कर लो, कॉलम 1 से करो, चाहे R1 से करो, चाहे 3 से करो, हर एक केस में आपको -67 ही आंसर मिलेगा। ठीक है। अगर आपसे कोई सवाल करता है कि डिटरमिनेंट को कितने ढंग से एक्सपेंड किया जा सकता है, तो 6 तरीके से, 3 गो रो से और 3 गो, जरूर ध्यान में रखिएगा। कैसे एक्सपेंड करना है ये हमने आपको जवाब दिया है, और हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नोट करना है, नोट। अच्छा, थोड़ा ध्यान दीजिए, 4 के आगे का साइन थोड़ा सा गलत हो गया है, उसको ध्यान रखिए। 4 जो लिया गया है ना, वो 3rd रो में है और 2nd कॉलम में है, तीसरा रो में है और 2nd कॉलम में है। और आप जानते हैं कि रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 2 है, तो 3 और 2 मिलकर के 5 है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर के कारण यहाँ निगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो इसकी वजह से जो है ना, बदलाव और भी आ जाएंगे। यहाँ प्लस की जगह यहाँ माइनस हो जाएगा, तो प्लस में 28 और यहाँ 28 और प्लस 6, पूरा आंसर ही बदल गया, -11। ये हमारा फाइनल आंसर है। ध्यान दीजिएगा, इस कंसेप्ट मिस नहीं करिएगा। दूसरा एक चीज और भी है, एक तरीका और भी है, अगर आप चाहें तो। यहाँ का साइन पॉजिटिव होता है, इधर के बाद जैसे चलना है अल्टरनेट चलना है, इधर पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। अगर एक चलना है पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव, ऐसे चल सकते हैं। ऐसे भी याद रख सकते हैं, तो सर एजा प्लस एजा माइनस होना चाहिए, तो 5 के आगे माइनस लगाएंगे। एजा प्लस होना चाहिए, प्लस माइनस, एजा प्लस, तो -2 के आगे प्लस लगाएंगे, फिर माइनस, तो 4 के आगे माइनस लगा दे सकते हैं। या तो आप लॉजिक के साथ याद रखो या ऐसे याद रखो, दोनों केस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जवाब आपका वही आएगा। ठीक है, इसको जल्दी से करें। मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगला चीज जो हम बता रहे हैं वो है माइनर और कोफैक्टर। 2 चीज समझिएगा। माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट। अच्छा ध्यान दो, माइनर कोफैक्टर डिटरमिनेंट का भी निकाला जा सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का भी निकाला जा सकता है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स छोड़ करके किसी और मैट्रिक्स में माइनर या कोफैक्टर नहीं निकाल सकते। और डिटरमिनेंट भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स टाइप होता है डिटरमिनेंट। अब वो कैसे निकालना है वो हम आपको समझा लेते हैं। ऐसा करते हैं, हम एग्जांपल से ही समझाते हैं। मान लो डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट लिख देते हैं 2 3 5 1 7 4 9 3 5 7। एक बात और, थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में, माइनर कोफैक्टर जो निकलता है वो किसी एलिमेंट का निकलता है, ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट।
डिटरमिनेंट के एलिमेंट का माइनर निकलता है या कोफैक्टर निकलता है, कभी मैट्रिक्स का माइनर कोफैक्टर नहीं होता। मैट्रिक्स के एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर होता है, डिटरमिनेंट का माइनर कोफैक्टर नहीं होता, डिटरमिनेंट के एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर होता है। लेकिन जनरल केस में बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं। अच्छा, माइनर सूचित कैसे किया जाएगा वो बताते हैं। जैसे 2 है तो किस रो में है और किस कॉलम में है उसका ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि पहला रो में है, पहला कॉलम में है। तो माइनर ऑफ A11 का मतलब है वो एलिमेंट जो पहला रो में है और पहला कॉलम में है, यानी 2 का। इसको सूचित किया जाता है M11 से। A11 का माइनर जो है सूचित किया जाएगा 12 रहेगा तो M12, ठीक है। या Aij का माइनर Mij से सूचित किया जाता है। M11 का मतलब हो गया माइनर ऑफ 2 का ना, 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो 2 का माइनर हम बता रहे हैं। तो माइनर में बड़ा आसान होता है, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना होता है वो एलिमेंट जिस रो में है उस रो को डिलीट कर देंगे और जिस कॉलम में है उस कॉलम को डिलीट कर देंगे। बाकी जो बचेगा उसको डिटरमिनेंट में लिख देंगे और डिटरमिनेंट को सोल्व कर करके जो वैल्यू आएगा वही उसका माइनर कहलाएगा। तो देखो 2 का माइनर बनना है तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, बचा क्या 4957। 4 गुना 7 28 माइनस 45, जितना आ जाए वही हो गया 2 का माइनर। हम किसी और का भी निकालते हैं, माइनर ऑफ A23। बढ़िया समझो, मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम के एलिमेंट का माइनर चाहिए। अब पहले तो M23 लिख सकते हैं। अब माइनर ऑफ पता करो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है। तो सर सेकेंड रो है ना और थर्ड कॉलम में कौन, तो 9 का चाहिए। कुछ नहीं करना, रो कैंसिल करो कॉलम कैंसिल करो, तो रो गया कॉलम गया। 2 3 3 5 2 3 3 2 गुना 5 10 माइनस 9 इक्वल टू में, तो 9 का माइनर हो गया 1। क्या अगर ऐसे आपसे सवाल पूछेगा तो आप नहीं बता सकते? अच्छा बताओ 7 का माइनर क्या होगा? 8 में से 5 ये गया कैंसिल, ये कैंसिल। 4 गुना 8 माइनस 5 है ना। हाँ, नामकरण ऐसे दे सकता है कि ऐसे दे दे, हो सकता है डायरेक्टली पूछ दे M31 तीसरा रो पहला कॉलम का, तो तीसरा रो की है पहला कॉलम यही चेक कर चाहिए। फिर हो गया कॉलम गया 27 माइनस 20 हो गया 27 माइनस इक्वल टू। क्या अगर ऐसे प्रॉब्लम दिए जाए माइनर आपसे पूछा जाए तो बना सकते हो? बनाया जा सकता है ना। अच्छा ठीक है, एक चीज और है कोफैक्टर, वो कैसे बनाते हो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कोफैक्टर ऑफ, पहले Aij, इसको सूचित किया जाता है 2 तरीके से, एक तो कैपिटल Aij से या Cij कैपिटल Cij से। दोनों तरीके से कोफैक्टर को लिखा जाता है। अच्छा Aij ज्यादा प्रयोग Aij का ही होता है, तो Aij बराबर याद रखना फॉर्मूला होता है -1 पर पावर I प्लस j Mi। मतलब जैसे पहले माइनर निकालते थे माइनर वैसे निकलेगा, लेकिन उसके आगे का साइन खाली बदल जाएगा प्लस में या तो प्लस या माइनस कैसे होगा तभी समझाए भी थे कि रो और कॉलम की संख्या को जोड़ लेना। अगर इवेन आवे तो इवेन आवे तो प्लस और ऑड आवे तो वही तो करते थे, ठीक है। जैसे इसी में है, हम एग्जांपल यही लिए हैं, अब सुनिएगा। A बराबर यही है और हमको इसी का निकालना है कोफैक्टर किसी एलिमेंट का। तो हमसे मान लो पूछ दिया कि A22 यानी कोफैक्टर किसका, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम वाले एलिमेंट का कोफैक्टर। तो सेकेंड रो में यही है और सेकेंड कॉलम में 4, यानी हमें कोफैक्टर निकालने को कहा जा रहा है 4 का।
कोफैक्टर ऑफ, तो 4 का कोफैक्टर बताना है। तो सर पहली बात -1 का पावर 2 + 2, तो जोड़ के इधर ना है पॉजिटिव होगा सर। बाकी रह गया माइनर, तो माइनर तो सीखवे किए हैं कि रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, ये रो गया कॉलम गया, 2 5 2 5 तो -1 का पावर 4 +1 14 -15, इसलिए 4 का कोफैक्टर कितना आएगा -1। और कोई सवाल पूछ दिया कि सर आप बताओ 832 थर्ड रो और सेकेंड कॉलम वाले एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए। तो थर्ड रो में कौन सा ये और सेकेंड कॉलम में 5, थर्ड रो में ये तीनों है, फर्स्ट कॉलम में सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड कॉलम में 5 है, तब कोफैक्टर हमको चाहिए 5 कोफैक्टर ऑफ प्रॉब्लम, तो 5 का चाहिए ना। तो पहली बात तो 3 + 2 5, तो -1 का पावर 5, और माइनर चाहिए 5 का, ये रो गया और ये कॉलम गया, 2 5 1 9, 2 5 1 9, -1 का पावर 5, तो -1 18 -5 13 -13, ये हमारा आंसर है। हमें उम्मीद है आप लोगों को ज्यादा तकलीफ इससे नहीं होनी चाहिए, बनाया जा सकता है आप लोग के द्वारा। हमने आपको 2 चीज सिखाया है, माइनर और कोफैक्टर, और हमें उम्मीद है कि माइनर कोफैक्टर में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। माइनर आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, जिस एलिमेंट का माइनर चाहिए वो जिस रो में है, जिस कॉलम में है, उसको डिलीट कर दीजिए, और डिलीट करने के बाद जो बचता है, अगर एक एलिमेंट बचता है तो एक एलिमेंट को डिटरमिनेंट में लिख दीजिए, अगर 4 को बच रहा है तो 4 को डिटरमिनेंट में लिख दीजिए, और डिटरमिनेंट को सोल्व कर दीजिए। जो सोल्व करने के बाद आंसर आएगा वही उसका माइनर कहलाएगा। और जो कोफैक्टर है इसमें बड़ा छोटा सा अंतर है, खाली आगे का साइन बदलता है, प्लस या वो जोड़ने पर कैमा रो में है कैमा कॉलम में है देखे पड़ेगा। जिस एलिमेंट का कोफैक्टर कहेगा देखना पड़ेगा कि वो किस रो में है और किस कॉलम में है, और जौन से रो में है जौन से कॉलम में है उसको जोड़ेंगे, और जोड़ करके इवेन आता है तो आगे का साइन प्लस से रखेंगे माइनर वाला में, और अगर जोड़ करके ऑड नंबर आता है तो माइनर के आगे का साइन माइनस कर देंगे, और नहीं तो -1 का पावर चढ़ा दीजिएगा जितना जोड़ करके आता है। जैसे जोड़ के 4 आया तो 4 चढ़ा दिए, 5 आया तो 5 चढ़ा दिए। ऑड नंबर है नेगेटिव होगा, इवन नंबर है तो बाकी जैसे माइनर सोल्व कर रहे थे वैसे ही कोफैक्टर भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो माइनर कोफैक्टर आपका क्लियर हुआ। अब इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे सुनाते हैं। अगर किसी डिटरमिनेंट को आपको ब्रेक करने के लिए कहा जाए तो मान लो डेल्टा इक्वल टू टेबल है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A3, ठीक है ना। अगर ऐसा दिया गया है और आपसे कहे कि इसको कोफैक्टर का यूज करते हुए डिटरमिनेंट को ब्रेक करिए, एक्सपेंड करिए कॉलम 2 से, एक्सपेंडिंग बाय R1 रहे दो R1, ठीक है, यूजिंग कोफैक्टर। R1 में यही सब है ना, पता है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा A11 और उसके साथ कैपिटल A11। A11 जो एलिमेंट लिए हैं उसके साथ उसका कोफैक्टर लेना होगा, बीच में साइन हमेशा प्लस, फिर अगला का एलिमेंट कौन A12 का कोफैक्टर लेना होगा, यानी कैपिटल A13 कैपिटल A1। बस यही सोल्व करके जितना आ जाए तो प्रॉब्लम कब, जब हमको कहे कि कोफैक्टर का इस्तेमाल करते हुए एक्सपेंडिंग करिए R1 से, या हमको कॉलम 2 से एक्सपेंड करना है तो A12 का कोफैक्टर कैपिटल A12 प्लस A22 और कैपिटल A22 प्लस A32 कैपिटल A32, और जितना आ जाए वही आपका कोफैक्टर का इस्तेमाल करके एक्सपेंडेशन हो गया।
इस तरीके से पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछल करता है, तो ऐसा अगर सवाल पूछा जाता है तो आप जरूर जवाब दीजिए, ध्यान रखिए इसका। ठीक है, आगे समझाते हैं। अब है कि अच्छा, अगर माइनर को फैक्टर कह देता 2 गुना 2 ऑर्डर में, तो उसको तक दिक्कत बनाने में 571 और कहता है इसमें माइनर बताओ 2 का 2 का, यानी M11 तो 2 का माइनर अगर है तो ये कैंसिल सिर्फ 1 का डिटरमिनेंट माइनर ऑफ 5 का कैंसिल खाली कौन बचेगा 7 का 7 माइनर में अगर 7 का माइनर चाहिए तो ये कैंसिल खाली 5 1 का माइनर चाहिए तो 2 एक सामने वाला उसका माइनर होता है 2 गुना 2 वाला में। आपको फैक्टर वाला में जरा सा फर्क होता है, बस खाली प्लस माइनस का। फैक्टर ऑफ 2 यानी कैपिटल A11 तो माइनस 1 का पावर A प्लस 1 तो 2 से ही कैंसिल खाली कौन बचेगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 गुना 1 को फैक्टर ऑफ 5 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड रो माइनस 1 का पावर 3 है ना, और ये कैंसिल 7 तो माइनस 1 का पावर 3 माइनस 1 गुने 7 तो इधर माइनस। उसी तरीके से आप इस सब का भी निकाल सकते हैं, तो 2 गुना 2 ऑर्डर का रहेगा तो माइनस का फैक्टर उसमें भी निकाला जा सकता है। अब 3 गुना 3 ऑर्डर में तो पहले ही आपको समझा ही चुके हैं। अब सिर्फ रह गया है डिटरमिनेंट के गुण क्या क्या है उसके बारे में बताना। हम आपको एक बार डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी एक को हम याद दिला देते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग से पढ़ना है अगर डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज कि सर प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट हम पूरा लॉन्ग से पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में, क्योंकि पूरा सवाल जितना क्वेश्चन पूछेगा डिटरमिनेंट से सब क्वेश्चन बगैर प्रॉपर्टीज का बन नहीं सकता। टोटली क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल जरूरी होता है। ठीक है, खास कर करके 5 नंबर में अगर सवाल पूछ दिए जाए तो, शायद 2 नंबर में पूछे तो हो सकता है साधारण सा पूछ दे एलिमेंट वगैरह दे कर करके, ऐसा सवाल पूछे कि 2 5 3 1 7 9 5 4 6 7 और इसका मान पूछ दे, ये कंफर्म है 2 नंबर में पूछेगा और इसको एक्सपेंड करना जानते हैं। लेकिन अगर कुछ बड़ा सवाल दे दे जैसे ये सब है x प्लस वाई के होल स्क्वायर, इधर वाई स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर, यहाँ दे दिया जाए कि वाई स्क्वायर x प्लस वाई के होल स्क्वायर, अगर ऐसा काला सवाल कुछ दे दे तो ऐसे सवालों में आपको जरूरत पड़ता है प्रॉपर्टीज का। और प्रॉपर्टीज का भी एक और एलिमेंट होगा कि भाई एक्स स्क्वायर इधर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का, और कहेगा कि भाई इसको। तो ऐसे सवालों का जवाब पाने के लिए प्रॉपर्टीज का सहारा लेना ही पड़ेगा। प्रॉपर्टीज ही है जो इसको हल करने में सॉर्ट करेगा, वरना एक्सपेंडेशन मेथड से जाओगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, संभव ही नहीं है कि इतना कैलकुलेशन आप कर सकते हो, तो इस वजह से हमको प्रॉपर्टीज पढ़ना ही होगा। तो हम आपको एक प्रॉपर्टी बतला देते हैं कि कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है, याद दिला देते हैं। सभी को लिखेंगे नहीं, लिखेंगे तो आपको भी पता है वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, और हम आप चाहते यही है कि आप एग्जाम व्यू से पढ़िए। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि नहीं हमको पढ़ लेना चाहिए प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, तो इसी में चले जाइएगा, आप सर्च कर लीजिएगा प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, चैनल पर ही सर्च कर लीजिएगा प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। तो उसमें 28 मिनट या 30 मिनट का वीडियो बना होगा, पूरा डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी बढ़िया से पढ़ावल है। आप लिख सकते हैं, उसमें पढ़ सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल हम आपको ले चलते हैं आगे बढ़ कर करके प्रॉपर्टीज खाली समझाते हैं और उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन एजा करवाएंगे। इसको पहले आप नोट करना चाहो तो नोट कर सुनिए, ध्यान दें। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट,
कैसे सीखना है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। डिटरमिनेंट के बारे में बात कर रहे थे, इसका गुण क्या क्या है। तो पहला गुण है कि किसी भी डिटरमिनेंट में अगर आपको दिया जा रहा है किस तरह से 2 3 5 1 7 6 4 9 5, अगर तीनों रो को कॉलम में बदल दिया जाए, ठीक है, तो तीनों कॉलम अपने आप रो में बदला जाएगा। तो रो कॉलम में चला जाएगा, कॉलम रो में। अगर तीनों रो को तीनों कॉलम में, तीनों कॉलम को तीनों रो में अगर चेंज कर दिया जाता है तो डिटरमिनेंट का मान चेंज नहीं होगा। इसका मान बराबर होगा इसके, चेंज करो, 2 3 1 7 4 9, तो इसका मान और इसका मान सेम ही सेम होगा। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए का डिटरमिनेंट ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट दोनों इक्वल होता है। जितना रो है सबका सब कॉलम में अगर चेंज कर दिए तो उसको ट्रांसपोजे बोलते हैं। इसका ट्रांसपोज का भी डिटरमिनेंट सेम सेम होता है। तो दिक्कत, पहला प्रॉपर्टी याद रखेगा, अगर सभी रो को डिटरमिनेंट में सभी रो को अगर सभी कॉलम में चेंज कर दिए जाए तो डिटरमिनेंट का मान चेंज नहीं होता है। दूसरी बात, ये पहला प्रॉपर्टी था। हम प्रॉपर्टी धीरे धीरे बोल देंगे, भले अगर विशेष करके लिखना रहे तो आपको हमने पहले ही बताया कि वीडियो में आप बोलोगे तो लास्ट में जो है लिंक दे देंगे, उसमें नीचे लिंक दे देंगे, उसमें प्रॉपर्टी और डिटरमिनेंट का आपको लिंक दे देंगे, उसको आप खोल करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे शुरुआत करते हैं। अगर यहां से बात करें तो कोई दो रो, ये R1 है, R2 है, R3 है, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। तो कोई दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करो या कोई दो रो को आपस में इंटरचेंज करो, दोनों केस में डिटरमिनेंट का मान नहीं बदलता है, सिर्फ साइन बदलता है। ठीक है, R1 को R2 में कर दो और R2 को R1 में कर दो, डिटरमिनेंट का मान नहीं बदलेगा। 13 आ रहा है तो -13 आ जाएगा, खाली साइन बदलेगा, वैल्यू नहीं बदलेगा। सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम में कर दो, थर्ड कॉलम को सेकंड कॉलम में कर दो, डिटरमिनेंट का मान नहीं चेंज होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। ठीक है, याद रहेगा। किसी भी डिटरमिनेंट में कोई दो रो या कोई दो कॉलम आपस में अदला बदली किए जाते हैं तो डिटरमिनेंट का मान चेंज, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ये था आपका दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी कि अगर दो रो या दो कॉलम प्रोपोर्शनल हो जाए, जैसे ही देखो 2 दूना 4 3 दूना 6 5 दूना 10, 2 दूना 4 3 दूना 6 5 दूना 10, प्रोपोर्शनल है ना। तो प्रोपोर्शनल हो जाए तब ऐसे डिटरमिनेंट का मान 0 होगा। किसी भी डिटरमिनेंट में कोई दो रो या कोई दो कॉलम प्रोपोर्शनल हो जाए, समानुपाती हो जाए, तो ध्यान रखना है कि उस डिटरमिनेंट का मान 0 होगा। देखो ना, समानुपात में है 1/2, अगर 2/4 पर होगा तो 1/2, 3/6 1/2, 5/10 1/2। समानुपात में होने की वजह से कह सकते हैं कि 1:2 में ना है, डिटरमिनेंट यहाँ क्या हो जाएगा, याद रहेगा। ये तीसरा नंबर प्रॉपर्टी है। चौथा नंबर प्रॉपर्टी में अगर आइडेंटिकल भी रहा तब भी सेम सेम है, 2 3 5 2 3 5, दो रो या दो कॉलम सेम सेम है तब भी उसका मान 0। चौथा प्रॉपर्टी भी गया। कोई एक रो का कुल एलिमेंट 0 हो जाए या कोई एक कॉलम का सभी एलिमेंट 0 हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का भी मान 0 होगा। तो ध्यान रहेगा, किसी एक रो का डिटरमिनेंट में किसी एक रो का या किसी एक कॉलम का अगर कुल एलिमेंट 0 हो जाता है तो डिटरमिनेंट का मान 0 हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद फिर बताते हैं कि अगर डिटरमिनेंट में दो डिटरमिनेंट को जोड़ना हो या दो डिटरमिनेंट को तोड़ना हो, दोनों केस में याद रखिए। 2 3 5 है, 4 9 11 है, इसको हमको दो भाग में तोड़ना है। तो सर टूटता है ना, तो कोई एक रो टूटता है या कोई वो कॉलम टूटता है। ठीक है, या तो कोई वो रो टूटेगा या तो कॉलम टूटेगा। चलो हम किसी एक को डिसाइड कर लेते हैं, कौन सा तोड़ना है, हम डिसाइड कर लेते हैं सेकंड रो को तोड़ देना है।
तो तोड़ना है ना सर, तो फर्स्ट रो थर्ड रो सेम टू सेम लिखिए। 2 3 1 7, फिर अगलों का भी सेम सेम लिखिए। 2 3 1 7। तोड़ना इसको है तो ऐसा से तोड़ना है कि एजा जोड़ कर करके फिर वापस 4 आ जाए। अगर यहाँ 3 रखते हैं तो यहाँ 1 रखे पड़ेगा। 9 है यहाँ 5 रखते हैं तो यहाँ 4 रखना पड़ेगा। यहाँ 11 है, अगर यहाँ 7 रखते हैं तो यहाँ 4 रखना पड़ेगा। या फिर जोड़ने के क्रम में भी ध्यान रखिएगा, 2 डिटरमिनेंट को तभी जोड़ा जा सकता है जब 2 रो सेम सेम रहे। ठीक है, तो जोड़ा कौन जाएगा? तो तीसरा का रो जो सेम नहीं है वो जोड़ दिया जाएगा। 2 रो सेम रहेगा तब जुड़ेगा, या तो 2 कॉलम सेम रहेगा तब जुड़ेगा। ठीक है, अब तोड़ने के क्रम में भी याद रखना है, अगर किसी रो को तोड़ना है, ठीक है, तो रो को तोड़ने में आपको ध्यान में रखना है कि जिस रो को तोड़ना है उसके अलावा बाकी जो रो है वो सेम सेम होना चाहिए। सर इसका फायदा हम आपको दिखलाते हैं, क्या फायदा मिलेगा। मान लो अपने मान लो 5 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है। अब जरा ध्यान दो, अगर आप देखने का प्रयास करो तो हम इसका मान निकालने का भी आपको उपाय बता सकते हैं। 3 + 2 5, 4 + 3 5 + 4। तो सर ऐसा काहे नहीं करें, इसको तोड़ देते हैं, तो इसको सेम सेम रखना पड़ेगा। 3 4 5 2 3, फिर प्लस 3 4 2 3। अब इसको कैसे तोड़े सर? तो पहले का केस में रखो तो 3 4 5, तो 3 रखा ही तो सेम सेम है, तो नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा खाली वाला। 3 है तो 3 2 5 हो जाएगा। 7 है तो 4 3 और 9 और 5 4। अब जरा ध्यान दो, 3 4 5 3 4 5, इसका मान 2 3 4 2 3 4 मान निकालने में सुविधा हुआ। तो ऐसे डिटरमिनेंट को ध्यान में रखना है कि अगर डिटरमिनेंट को तोड़ना है या जोड़ना है तो जोड़ने के क्रम में भी 2 डिटरमिनेंट तभी जुड़ेगा जब 2 रो और या 2 कॉलम सेम सेम रहेगा तो जोड़ा जा सकता है। तो जोड़ेंगे किसको? तो जो सेम सेम है वो सेम में रहेगा, जो डिफरेंट है उसको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, रो में रहे चाहे कॉलम में। अब तोड़ते समय में भी ध्यान रखना है, जिसको तोड़ना है उसके अलावा बाकी को जैसे है वैसे ही 2 भाग में लिख देना है, और जिसको तोड़ना है वैसे तोड़ करके लिख सकते हैं। क्लियर? ठीक है ना? तो ये प्रॉपर्टी नंबर शायद 5 या 6 होगा, 6 होगा। आगे और बताते हैं। अगला है कि अगर डिटरमिनेंट में हमको मान लो मल्टीप्लाई करना है, जरा ध्यान दो, या कॉमन लेना है, तो डिटरमिनेंट में एक रो से ही कॉमन ले लिया जाता है या एक कॉलम से कॉमन ले लिया जाता है। मैट्रिक्स में जिसको कॉमन लीजिएगा कुल्हे एलिमेंट से निकलेगा, जितना एलिमेंट है कुल्हे से निकलेगा। इसमें एक रो से भी कॉमन लिया जा सकता है या एक कॉलम से भी कॉमन लिया जा सकता है। या मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे सोचो, ABC दिया, DEF दिया, GHI दिया। अब हम क्या कर रहे हैं ना कि हमको मल्टीप्लाई करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, R1 में जब आप K मल्टीप्लाई करोगे, R2 में अगर K नहीं, यहाँ L मल्टीप्लाई कर दो, और R3 में M कर दो। तो पता है यही डेल्टा क्या हो जाएगा? AA, AB, AC, LD, LE, LF, MG, MH, तो सर अगर हम कॉमन लेना शुरू करें ना
तो ये नहीं होगा ना कि यहाँ सभे में सेम सेम कहाँ है सर, कॉमन कहाँ लेंगे? तो के वो निकाला जा सकता है R1 से, ये निकाला जा सकता है R2 से, ये निकाला जा सकता है। अगर हम इसको लिखें तो K गुना L गुना M बाहर निकालेंगे, अब बाकी जो जैसे था A B C से K निकाले हैं, इससे D E F G H। हम समझाना बस इतना ही चाह रहे थे कि किसी भी एक रो से कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है, किसी एक रो से भी कॉमन लिया जा सकता है। इसे जानते हो एक बड़ा सुपर डुपर हिट ऑब्जेक्टिव बनता है कि A मान लो n गुना n ऑर्डर का मैट्रिक्स है या m गुना m ऑर्डर का मैट्रिक्स है, बताइए बराबर है, और K जो है कांस्टेंट है, ये n गुना n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, याद रखना। और आपसे क्या पूछता है कि K का डिटरमिनेंट बराबर क्या होगा? 4 वो ऑप्शन दे देगा, कहेगा K गुना डिटरमिनेंट A, दूसरा कहेगा K स्क्वायर गुना डिटरमिनेंट A, तीसरा कहेगा K का पावर n माइनस 1 गुना डिटरमिनेंट A, या K का पावर n गुना डिटरमिनेंट A। ठीक है, समझिएगा, अगर समझ में आ जाए तो ठीक ठाक है। अब A जो है n गुना n ऑर्डर का है और ये मैट्रिक्स है, ये कौन सी है और उसके साथ कोई कांस्टेंट गुना करिएगा तो कुल्हे के कुल्हे एलिमेंटे में गुना हो जाएगा। n वो रो है तो n रो में मल्टीप्लाई हो जाएगा k, नहीं तो निकालिएगा, एक रो से एगो k निकलेगा, दूसरा रो से एगो और k निकलेगा, तीसरा से कई गो k निकलेगा, n गो, तो k गुने k n बार, तो k का पावर कितना हो जाएगा? और समझाते हैं, एग्जाम्पल लेंगे। मान लो कि A जो है वो 2 गुना 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, संभव है, या 3 गुना 3 का है, आइए वो कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट मान ले सकते हो, Q मान सकते हो, या K मान ले, फिजिकल K इज कांस्टेंट। हमको चाहिए K का डिटरमिनेंट, तो 1 3 गुना 3 ऑर्डर क्या होगा? तो मान लो ऐसे है AB DE GHI, तो बताओ KA, तो A के साथ K गुना करो, इसके साथ K गुना होगा तो सभी गुना हो जाएगा, KG KH K मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स अंदर है, डिटरमिनेंट बाहर है, तो मैट्रिक्स अपने आप जो है वो जगह छोड़ देता है और आ जाता है पूरा का पूरा डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट में आ गया तो आपको केवल के यहाँ से कॉमन मिलेगा, के यहाँ से भी कॉमन मिलेगा और के यहाँ से भी कॉमन मिलेगा, तो 3 जगह से कॉमन मिलेगा, तो के का पावर अब बचेगा ये है बोला, लेकिन डिटरमिनेंट में बचेगा, मैट्रिक्स अपना साइन छोड़ देगा ना, तो डिटरमिनेंट में बचेगा, तो हम लिख सकते हैं k क्यूब गुना डिटरमिनेंट। तो सर 3 गुना 3 ऑर्डर का था तो k का पावर 3 हुआ, n गुना n ऑर्डर का होगा तो k का पावर n होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी आया करता है, आप ख्याल रखिएगा, कोई प्रॉब्लम? अब आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी सुनिए। अच्छा, फिर है आगे कि अगर मान लो डिटरमिनेंट, अच्छा a गुना b का डिटरमिनेंट कोई कर दिया, तो याद रखना डिटरमिनेंट a गुना डिटरमिनेंट b लिख देना है। सोचो a और b मैट्रिक्स मान लो, अब दो मैट्रिक्स के गुना करने के बाद डिटरमिनेंट निकालना सही रहेगा, या पहले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालिए, दूसरा का डिटरमिनेंट निकालिए, उसके बाद गुना करना सही रहेगा?
अलग अलग कर, तो ये फायदेमंद है। अगर कभी कोई कह दे कि दो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, और उसका ए गुना बी का डिटरमिनेंट बताइए, तो आप क्या करना, ए का डिटरमिनेंट निकाल लेना, बी का डिटरमिनेंट निकाल लेना, उसके बाद गुणा करना। ये सब प्रॉपर्टी ध्यान रखना है। या फिर ए का पावर एन का डिटरमिनेंट, ये मान लो कोई मैट्रिक्स है 2 गुना 2 ऑर्डर का है या 3 गुना 3 ऑर्डर का है, और कहे कि ए का पावर क्यू का डिटरमिनेंट बताओ, ए का पावर 3 करोगे तो भूला जाएगा आपने, ए गुना ए करोगे 3 गुना 3 में, फिर ए गुना ए स्क्वायर जितना आएगा ए स्क्वायर के साथ फिर ए गुना करोगे, तो नहीं इतना नहीं करना है, डिटरमिनेंट ए का पावर क्या कर देना है, ठीक है। अच्छा, सवाल आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है डिटरमिनेंट ए इनवर्स, आप लिख देना 1 बटा डिटरमिनेंट ए, ठीक है, डिटरमिनेंट ए इनवर्स, आप सीधे से लिख देना 1 बटा डिटरमिनेंट। कोई समस्या करने में कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। आगे बताते हैं, अच्छा फिर देखते हैं, अगला है कि अगर हमको ऐसा कोई दे देने A 0 0, इधर है 0 B 0 0 0 C, ये मैट्रिक्स है और इसको बोला करते हैं लोग डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट रहे, या फिर A 0 0 3 B 0 4 5 C, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, चाहे A 3 4 0 B 5 0 0 C। इसका डिटरमिनेंट है। तीनों केस में वैल्यू जो होगा ए गुना बी गुना सी के बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ऐसे भी सवाल पूछेगा, हो सकता है आपको दे दे कि ए बराबर डायगोनल ए डायगोनल 3 4 5, और कहे बताओ डिटरमिनेंट के बताओ, कुछ नहीं करना, तीनों को गुना कर लेना, 5 और 20 दिया, इसका डिटरमिनेंट निकल गया, ठीक है। इसमें भी वही करते हैं, ए गुना बी गुना सी, एक में ये है, इसका मतलब है 3 0 0 0 4 0 0 0 5, ठीक है। इसी को लिखने का एक तरीका है, सिर्फ अगर ऐसे पूछता है तो आप डिटरमिनेंट डायरेक्ट में आप निकाल सकते हैं। इन सब का ध्यान में जरूर रखना चाहिए आप लोग को। फिलहाल आपको इतना जरूर ध्यान में रखना है, ये सब चीजें जो है मेन पोर्शन है, ध्यान में रखना है। बाकी खास करके न काम आवेगा न जीरो वाला, 3 को कैसे बताएं, जीरो वाला प्रोपोर्शनल रहेगा तो 0, सेम 2 आइडेंटिकल रहेगा तब 0, और अगर एक रो में पूरे एलिमेंट 0 आ गया तब 0, ठीक है। डिटरमिनेंट को सोल्व करने में जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग किया जाता है, वो रो ट्रांसफॉर्मेशन का भी प्रयोग कर सकते हैं, और एक एक क्वेश्चन में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का भी प्रयोग किया जा सकता है। मैट्रिक्स में याद करिए, इनवर्स निकाल रहे थे जिस समय, इनवर्स निकालते समय में अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो रो ही से करना होगा, कॉलम का इस्तेमाल नहीं करना है। अब कॉलम का अगर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो कॉलम का ही इस्तेमाल करना होगा, रो का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना होगा। लेकिन यहाँ कोई बंदिश नहीं है, एक ही क्वेश्चन डिटरमिनेंट में रो ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। और करने के बाद में जो लास्ट में वैल्यू आएगा मान दीजिएगा। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे इसी प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसको कोई अगर नोट करना चाहता था, ये छोटा मोटा है, नोट कर सकता है। सुनिए, ये क्वेश्चन है, साबित करना है आप लोग को a² + 2a + 1
इधर सिर्फ 1, 2a प्लस 1, इधर a प्लस 2 है, इधर 1, 3 है 1 बराबर में a माइनस 1 का। चलो ला के देते हैं, ट्राई करते हैं, अगर आ जाता है तो बहुत अच्छा है। तो सबसे पहला याद रखना है, डिटरमिनेंट बनाते समय में एक चीज का बहुत जरूरी है याद रखना कि हम क्या करें ऐसा जिसमें से कम किसी एक रो का या किसी एक कॉलम का 2 एलिमेंट 0 आ जाए। आप किसी भी रो को किसी भी दूसरे रो में घटाने और जोड़ने के लिए तैयार रख सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन आप 2 रो को गुना नहीं कर सकते, 2 रो को भागा नहीं दे सकते। लेकिन किसी एक रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, गुना कर सकते हैं, लेकिन नॉन जीरो कांस्टेंट से, यानी कि 0 से मल्टीप्लाई कर देता तो पुले 0 हो जाएगा, तो माने 0 आ गया, तो सफेद 0 आ जाएगा, तो गलत है। 0 छोड़ करके किसी भी नॉन जीरो नंबर से आप किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर रो में आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिटरमिनेंट के पहले आपको उतना से भागा देना पड़ेगा। ठीक है, आइए समझाते हैं। अच्छा, इसमें तो आपको बड़ा आसान मिल रहा होगा कि 2 0 लाना है, तो अगर R1 में R2 घटा दें तो इधर 0, और R2 में R3 घटा दें तो 2 0 हो जाएगा। और एक्सपैंडिंग हमेशा उसी रो से या उसी कॉलम से करना है जिसमें अधिक से अधिक 0 है। अगर 2 0 है तो एक्सपैंडिंग करना आसान होगा, क्योंकि 0 का एक्सपैंडिंग 0 होता है। 0 को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो 0 के साथ जो भी गुना में आएगा उसका फैक्टर 0 हो जाएगा, तो उसके लिए आसान हो जाएगा। हम LHS लिख ले सकते हैं फिर से, a² प्लस 2a, 2a प्लस 1, इधर 1, 2a प्लस 1, a प्लस 2, 1, 3 1। आप एक काम करें, R1 में R2 को घटा सकते हैं, और दूसरा R2 में आप R3 को घटा सकते हैं। ठीक है, चेंजिंग सिर्फ उसी में आएगा जिसमें आपने ऑपरेशन किया है, और हम ऑपरेशन R1 में कर रहे हैं। ये ऑपरेशन ठीक है, तो a² प्लस 2a में 2a प्लस 1 हमको घटाना है, तो 2a से 2a, a² माइनस 2a प्लस 1 में से a प्लस 2 घटाना है, तो 2a से अगर a घट गया, 1 में से 2 घट गया तो 1 माइनस 1 2a प्लस 1 में से 3 घटाना है, 2a, 1 में से 3 तो -2, 2 में से 3 घट गया तो 1 माइनस 1 3 1। ठीक है, दूसरी बात आपको याद रखनी है क्या कि 2 0 हो जाए तो प्रयास पहले करना ना कि ज्यादा से ज्यादा चीजें हम कॉमन ले लें। कॉमन लेने से फायदा ये होगा, सोल्व करना, हल करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अधिक से अधिक जितना कॉमन आता है कॉमन लेते करेंगे। तो आप देख सकते हो a² माइनस 1 है तो a माइनस 1 इंटू a प्लस 1 लिख सकते हैं। अगर 2 कॉमन लेंगे तो a माइनस, पता है a माइनस 1 यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा और a माइनस 1 यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा। तो हम स्टेप यहाँ लिखते हैं। अभी मात्र 2 स्टेप हुआ है, एक तो LHS जो क्वेश्चन था वही लिखा है, मात्र 1 स्टेप हुआ है। तो a माइनस 1 इंटू a प्लस 1, इधर a माइनस 1 और ये जी 2 कॉमन ले लीजिए तो a माइनस 1 जी 3 कोई प्रॉब्लम? आप बताओ a माइनस 1 कॉमन फ्रॉम R1 एंड तो 2 गुना आ जाएगा, तो a माइनस 1 का R1 से भी R2 से भी तो a माइनस 1 आ गया, तो इधर बचा a प्लस, इधर 1, इधर a माइनस 1 निकल गया, 2 1 0 3 1।
अब आपको एक्सपेंड फिर से करना है, किससे? ठीक है, या अगर हम चाहें तो एक से इला घटा देते हैं, तो ये प्लस एक में 2 घटेगा तो -1, और एक में घटेगा तो अच्छा E0 तो याद है? याद है लोअर टेलर मैट्रिक्स, और लोअर टेलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट डायगोनल एलिमेंट के गुणनफल के बराबर होता है। तो A -1 गुने 1 गुने 1, तो A -1 गुना करेंगे A -1 का होल क्यूब हो जाएगा। या जैसे प्रोसेस पहले से करते थे एक्सपेंडिंग का, एक्सपेंडिंग कर देंगे, एक्सपेंडिंग बाय कॉलम थर्ड में 0 है, तो 0 से एक्सपेंड नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि 0 का एक्सपेंडिंग 0 ही हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो खाली कौन। लेकिन अगर आप इससे कर रहे हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि इसके आगे का साइन प्लस होगा या तो प्लस या माइनस हम 2 तरीके से डिसाइड करते हैं। एक तो जब प्लस रख लेते हैं वजह से आप ले चलते हैं अल्टरनेट, और दूसरा जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको जोड़ के देखते हैं, और जोड़ के ऑड आता है तो निगेटिव उसके आगे रखेंगे, और जोड़ के इवन आता है तो पॉजिटिव। तो कई मारो में तीसरा रो तीसरा कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, 3 3 6 इवन नंबर है, इवन नंबर है तो एक के आगे का साइन प्लस है। अब बाकी जो रो में है रो डिलीट कॉलम डिलीट, A +1 1 2 1, A -1 का होल स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A +1, 1 - 2 -1, A -1 का होल स्क्वायर, A -1 का इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर, यही ना चाहिए था। तो ध्यान रखना इस बात का कि जब भी बनाना है ना तो 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, जितना ज्यादा से ज्यादा आप कॉमन ले सकते हैं कॉमन जरूर लीजिए। दूसरा, जितना अधिक से अधिक एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट कर लीजिए, 2 रो को जोड़ के घटा करके चाहे जैसे करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट 0 में कन्वर्ट कर लीजिएगा आपको हल करना उतना ही आसान हो जाएगा। या मिनिमम कम से कम 2 एलिमेंट को 0 जरूर कर लीजिए, कोई भी एक रो में या कोई भी एक कॉलम में मिनिमम 2 एलिमेंट को 0 कर लीजिए। और प्रयास ये करिएगा कि 0 होने के बाद ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करें। अगर कुछ कॉमन पहले निकल रहा है तो कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेकर करके साइड कर लीजिए, उसके बाद में लास्ट में जब सिंपल कैलकुलेशन बचेगा तब आप एक्सपेंड करिएगा। ठीक है, अगर इस 2-3 बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको हल करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट करिए, तो कल एग्जाम्पल और बताते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और शुरुआत करते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1a a² - bc, 1b b² - ac, 1c c² - अगर ये सवाल दिए गए हैं और इसके बराबर में हमसे कहा जा रहा है कि 0 लाना है, तो 0 लाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा वो जरूर देखना पड़ेगा। तो हमारे पास तरकीब है और उसी तरकीब का हम प्रयोग करने भी वाले हैं। एक काम कर सकते हैं, a² - bc ऐसा ही दिया गया है, इसको 2 टुकड़े में तोड़ा जा सकता है। अगर ये वाली सेम रखा जाए तो इसको 2 टुकड़े में तोड़ा जा सकता है। हाँ, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, 0 भी लाने का प्रयास कर सकते हैं कि 2 को 0 कर दीजिए उसके बाद ले आइए। और ऐसे क्या है कि डायरेक्ट प्रॉपर्टी से बगैर एक्सपेंड कैले ही आ जाएगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन को दे देता है कि विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट इतना इक्वल टू 0, एक्सपेंड किए बगैर ही इसका मान 0 के बराबर ला दीजिए। ठीक है, तो हम इस तरीके से बता रहे हैं। अगर एक्सपेंड करना पड़ा तो आपको हम रूल समझा रहे हैं, एक नीला घटा दीजिए, इसमें नीला घटा दीजिए, तो 2 0 आ जाएगा। इससे आप हल कर दीजिए, कन्फर्म में कट कर करके 0 आ जाएगा। शॉर्टकट तरीका है। आइए हम समझाते हैं इसको, बगैर एक्सपेंडिंग किए हुए सोल्व कर देते हैं। तो 1 1 1 कॉलम 1 कॉलम 2 जस्ट हम खाली कॉलम 3 को 2 भागों में तोड़ रहे हैं। एक में है a² b² c² माइनस
BC AC AB। सर माइनस क्यों? दोनों प्लस में भी तो नहीं है। हम देखो 1 ABC 1 1 1 ABC 1 1 1 ABC ये दोनों सेम सेम रहेगा। इसी में ये वाला जुड़ेगा या घटेगा वो बीच वाला साइड डिसाइड करेगा। माइनस है तो ए स्क्वायर में BC घटेगा, B स्क्वायर में AC घटेगा, C स्क्वायर में AB घटेगा। क्लियर है? आइए बतलाते हैं इसको हल करके जीरो कैसे लगता है। यहाँ 1 है 1 है 1 है, ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हम मल्टीप्लाई कुछ कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ए यहाँ ए स्क्वायर ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप जनरल केस में वैसे भी कर सकते हैं जैसा कि आप पहले कर रहे थे R1 में। अच्छा, लेकिन मल्टीप्लाई करने से फायदा आपको नहीं। ए से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो ए स्क्वायर ए क्यू हो जाएगा, बी स्क्वायर बी क्यू होगा, सी स्क्वायर सी क्यू होगा, फिर भी आपको घटाना ही पड़ेगा। और अगर ऐसे डायरेक्ट करें तो ये वो 1 हमको मिल रहा है, घटाना ही पड़ेगा जी। फिर इतना बड़ा क्यों करना, डायरेक्ट सोल्व कर देते हैं। ठीक है, घटा भी पड़ेगा। कोई और अगर चांस होता कि इसमें हम ये गुना करें जिससे बदलाव आ सकता था तो हम वही करते। अगर हम BC गुना कर देते हैं इसमें BC CA तब भी वही बात होगी, ABC आपको आना ही पड़ेगा। BC ABC A स्क्वायर BC, यहाँ भी ABC यहाँ भी ABC। क्यों इतना करना, आसान कर देते हैं यही से। R1 में R1 माइनस और R2 में R2 माइनस। देखो अगर डायरेक्ट वे में आ जाता ना कि 1 1 1 ऐसे तोड़े थे, जैसे उबला भाग हो सकता आ जाता, उबला भाग 0 आ जाता, तो खाली एगो रहता सोल्व करे के। ऐसे किए है कि हम दो भाग हम काहे बांटे, एक के बारे में आ जाता है तो सिंपल है, वैसे भी आपको करना ही पड़ेगा, इस तरीके से भी करना ही है। यहां से करो 1 माइनस 1 0, आइए माइनस ए स्क्वायर माइनस BC, आइए घटेगा नहीं तो प्लस में हो जाएगा। 1 माइनस 1 B माइनस B स्क्वायर माइनस AC प्लस A, बाकी 1 C स्क्वायर माइनस 0 0 A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A माइनस A प्लस B। इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हो, तो आप सिर्फ C कॉमन ले सकते, तो C कॉमन लीजिएगा ना तो ये मिलेगा, जैसे C कॉमन लीजिएगा तो माइनस, और हम इसलिए माइनस B चाहते हैं ताकि कॉमन आ जाए। फिर बताओ B माइनस C इंटू B प्लस, यहां से आप कॉमन ले सकते हो A, B माइनस C स्क्वायर माइनस। ठीक है, अब एक काम करें, A माइनस B यहां से भी कॉमन ले लीजिए, अब B माइनस C यहां से कॉमन ले लीजिए, तो A माइनस B एंड B माइनस कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2। A माइनस B और B माइनस, A माइनस B निकाल दिया था, यहाँ तो 0, यहाँ 1, A माइनस B निकल गया तो A प्लस B बचेगा, जैसे माइनस B निकल गया तो प्लस C बचेगा, A प्लस B प्लस। फिर बताओ यहाँ B माइनस C निकल गया तो B प्लस C और प्लस B, 1 C स्क्वायर माइनस
ये देखो 0 1 a प्लस b प्लस c 0 1 a प्लस b प्लस। आप जानते हैं कि दो रो आइडेंटिकल होता है तो डिटरमिनेंट का मान 0 होता है। तो a माइनस b माइनस c और गुना में कारण क्या देंगे, R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। चूंकि पहला रो दूसरा रो दोनों सेम है, इस वजह से इस डिटरमिनेंट का मान 0 और 0 होने की वजह से पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ऐसे देखो कितना स्टेप गया, आप देख लो, एक स्टेप, दो, तीसरा स्टेप में क्लियर हो गया। ठीक है, तीसरा चौथा स्टेप में क्लियर हो गया। अगर उससे भी बनाते तो ओकरा से भी स्टेप जाता यही लगभग 4-5 ऊपरों से जाता है, लेकिन वो दो टुकड़े में होता, एक टुकड़ा में हो गया, उससे भी वो नहीं बनता। एरिया ऑफ ट्रायंगल इन डिटरमिनेंट फ्लो। ठीक है, ट्रायंगल का ही एरिया निकालना है लेकिन डिटरमिनेंट फॉर्म में। आइए बताते हैं कैसे निकालेंगे। यदि ये जो दिया गया है x1 by 1 है, b दिया गया है x2 by 2 है, c दिया गया है x3 देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, फॉर्मूला याद रखना, 1/2 मॉडुलस, मॉडुलस के अंदर डिटरमिनेंट x1 by 1 1, x2 by 2 1, x3 by 3। ये मॉडुलस सिर्फ इसलिए ताकि सोल्व करें तो एरिया जब भी आवे तब पॉजिटिव आवे, सिर्फ निगेटिव ना है। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाला जा सकता है, इस तरह से निकाल सकता है। लेकिन इसी को एक और मेथड से भी बताया जा सकता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर बताओ, हाफ। फिर देखो x1 by 1, a b लेना पहले, फिर b c और फिर c। तो a b लेना है ना, तो x1 by 1 और x2 by 2 दो गुना दो ऑर्डर के बनाएंगे, x2 by 2 x3 by 3 प्लस x3 by 3। x3 by 3 बात खत्म हो गया तो वापस शुरुआत पर चले आए। हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर आप 3 गुना 3 ऑर्डर का सोल्व करना चाहते हैं तो ऐसे बनाइए, अगर 2 गुना 2 ऑर्डर में बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो दोनों तरीके से ट्रायंगल का एरिया निकाला जा सकता है। क्लियर? लेकिन अब निकालते समय में बहुत सारी चीजों का ध्यान भी रखना पड़ता है। इसमें और इसका फायदा क्या है बताते हैं। ये सिर्फ ट्रायंगल के लिए वैलिड है, और ये जो तरीका है क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, सब के लिए वैलिड है। इफ a x1 by 2, b x2 by 2, c x3 by 2, देन सॉरी सी के बाद एक और ले लेते हैं, d x4 by 2, देन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। फिर इसी से आप सेम रूल 2 गुना 2 में x1 by 1 शुरुआत यहीं से, x2 by 2 जितना लेवल रहे वैसे करेंगे। दो को एक बार लेंगे, AB फिर BC फिर CD, लास्ट में तो AB लिया, फिर प्लस में BC, यानी x2 by 2 x3 by 2 प्लस x3 by 3 by 4 x4 by 4 x1 by 4। ठीक है,
इसको सोल्व करिए, इसको सोल्व करिए, इसको सोल्व करिए, इसको सोल्व करिए, सोल्व करिए, बाद में आपका आंसर आ जाएगा। क्वाड्रिलेटरल का भी आप एरिया इससे निकाल सकते हैं। अगर 5 गो रहा तो हम और बढ़ा देंगे x5/5 और बाद प्लस में x5/5 और लास्ट में x1/1। 5 गो रहे 6 गो रहे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें क्या करना होगा ना, इस मेथड से क्वाड्रिलेटरल को 2 भाग में बांटना होगा, 2 त्रिभुज बनाना होगा और दोनों त्रिभुज का अलग अलग एरिया निकाल के जोड़ना होगा। तो इससे ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ध्यान से सुने, अगला इस बात से जुड़ा हुआ है, कुछ बातें हैं जो याद रखनी होगी। जैसे x बराबर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि mod x बराबर a है। याद रखना x बराबर हम लिखेंगे प्लस माइनस, मॉड जब हटेगा तो बराबर के उस तरफ 2 साइन लाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, इसके अलावा और बताते हैं, यदि ऐसा होता है कि मान लो आपको दे देता है कि a जो दिया गया है वो 2, 3 दिया गया है, b है जो कि 3, 5 दिया गया है और c जो है ना वो k 2 दिया गया है। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी का एरिया भी देवल है कि 12 स्क्वायर यूनिट। तब आपसे कहेगा ना k का वैल्यू बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा कि ए बी सी में तीनों में से ने देखो जैसे एलिमेंट है, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, 6 गो में कोई एक गो गायब कर देगा और कहेगा कि इसका एरिया इतना देवल है, तो बताओ के का मान बताओ। तो आप तरीका वही अपनाओगे, कुछ अलग नहीं। सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू कितना 12 है और फार्मूला से जानते हैं हाफ 2, 3, 3, 5। कोई बात नहीं, हम ऐसे लिखेंगे 2, 3, 3, 5, 3, 5, 3, 5, A2, इक्वल टू में 2 भागा उधर जाएगा तो गुना में 12 गुना 24। ये मॉडुलस है, बाहर में जो चिन्ह यहाँ लगा हुआ है मॉडुलस है। 2 गुना 5 माइनस 9, 3 गुना माइनस 3 के माइनस 12 गुना 24 है ना। फिर यहाँ से 10 माइनस 9 1 प्लस 6 7 माइनस 4 3। कोई दिक्कत? अच्छा फिर देखते हैं, तो 3 के में से 5 ही घटेगा तो माइनस बराबर 24। मॉड हटा दो, 3 माइनस 2 के बराबर प्लस माइनस 3। अच्छा ध्यान दो, 2 कंडीशन है, एक तो 3 माइनस 2 के इक्वल टू 24 और दूसरा है 3 माइनस 2 के बराबर माइनस 24। इधर ले आओ, तो 3 माइनस 24 माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 3 प्लस 24 आइडियल 2 लेक्चर जाएगा तो प्लस 2। 3 माइनस 24 माइनस 21 और 2 गुना में इधर आएगा तो के बराबर माइनस 21/2 24 में 27 22 बराबर के का मान माइनस 21/2। और सुनिए, एरिया कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरा चीज, एक चीज और ध्यान में रखना है क्या, कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उसका एरिया 0 होना है। या ऐसे कहें कि अगर ए बी सी एरिया ट्रायंगल एबीसी का 0 अगर आ रहा है तो इसका मतलब तीनों का तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी आर कोलिनियर, संरेख होगा। यानी एक ही लाइन पर तीनों का तीनों बिंदु रहेगा, तभी एरिया 0 आ सकता है, अन्यथा संभव नहीं है।
इस पर भी आपसे सवाल पूछेगा, तीन को वर्टिसेस दे देगा, कहेगा बताओ क्या ये तीनों का तीनों कोलिनियर है या नहीं, ये सब में जवाब देना था। एरिया निकाल लेंगे, 0 आ गया तो है, 0 नहीं आया तो। इसके अलावा इसमें भी कई बार क्या करेगा कि चलो ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर ABC 3 को पॉइंट दिया रहे और उसमें कंडीशन अगर आपको मांगता है तो ऐसे दे सकता है कि A मान लो कि A3 है, B मान लो 2B है और C मान लो कि 1 है, और कहा जाए कि ABC जो है कोलिनियर है, तो A और B में वो रिलेशन बताइए। तो if ABC are collinear, then relation between A and A और B के बीच संबंध बताइए क्या हो। बतलाते हैं, कोलिनियर है ना। आइए शुरुआत करते हैं कि इसका A और B में संबंध हम कैसे निकालेंगे। चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर कोलिनियर, इसलिए हाफ सोल्व कर सकते हैं। एक तो A31 या तो 2B1, एक है 1 बराबर में 3 गुना 3 ऑर्डर से भी सोल्व कर सकते हैं, 2 गुना 2 ऑर्डर से भी सोल्व कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। अच्छा 2 को 0 हो जाए, उससे ज्यादा अच्छा कोई काम हो ही नहीं सकता, 2 इधर लेके जा सकते हैं और इसमें 2 को 0 करने का प्रयास भी कर सकते हैं। वो इस तरीके से कि R1 में R2 घटा दो, R2 में R, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट यही करो, कनेक्ट से घटावल जाएगा, R1 में R3 और R2 में भी R। 2 इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में, और गुना में जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो R1 में R3 घटाओ तो A माइनस 1, 3 माइनस 1, 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, B माइनस 1 माइनस 1, फिर 1 इक्वल टू में 0 एक्सपैंड कर सकते हैं। बाई कॉलम 3, तो इससे नहीं करना, इससे नहीं करना, इससे करना है। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस से साइन रहेगा, एक का B कैंसिल, E कैंसिल, A माइनस 1 2 1 B माइनस बराबर और मल्टीप्लाई करना है। A माइनस 1 में B माइनस 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुना करें तो AB माइनस B माइनस A माइनस माइनस 2 माइनस में 2 इक्वल टू में 0, AB माइनस A माइनस 1 माइनस 2 तो माइनस 1 बराबर AB माइनस A माइनस B इक्वल टू। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। A का वैल्यू B का, अच्छा एक रिलेशन ही चाहिए था A और B में, तो A और B में रिलेशन निकल गया। आप करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि AB बराबर 1 प्लस A प्लस B, है ना। जैसे लिखना चाहे ऐसे भी सही है, वो भी सही है। तो एक रिलेशन हमको मिल गया। अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन करता है तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक और बचता है, लास्ट टाइप बचता है, जिसकी डिटरमिनेंट यहाँ से फिर कर सकते हैं कि खत्म हो जाएगा। हमारे पास 2 चीज और बच गया है, एडजॉइंट और इनवर्स, ठीक है। पहले डिटरमिनेंट आज खत्म कर लेते हैं, इसको जल्दी सुनो। एक और तरह का इक्वेशन पूछा जाएगा, आपसे समीकरण पूछा जाएगा। इफ A, मान लो दे दिया कि AB और B CD, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन AB। AB लाइन का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि A का
नियामक ए बी है और बी का नियामक, अगर दो पॉइंट दिया जाता है तो इक्वेशन आप कैसे निकालेंगे वो हम आपको समझाते हैं। मान लो हमारे पास एक पॉइंट है ए जिसका ए बी, दूसरा पॉइंट है बी सी डी। तो एक पॉइंट हम अपने मन से मान लेंगे कि पी है जिसका नियामक है एक्स, ठीक है। और अब ध्यान दो, अब बताओ ए पी बी तीनों का तीनों कोलिनियर है, इसलिए इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो सिंस ए पी बी आर कोलिनियर, therefore area of triangle APB इक्वल टू, और इसी को हल कर देंगे हमको 122 इक्वेशन मिल जाएगा। बहुत ज्यादा करेंगे हाफ, ये तो ऐसे भी 0 हो जाएगा। AB1 x/1 CD बराबर, इसको हल करिए तो x और y के रूप में वो समीकरण मिलेगा, और यही इस लाइन का समीकरण है। बनाया जा सकता है। हम एक एग्जांपल आपको देते हैं। मान लो ये जो है 2 3 है, बी जो है वो 5 7 है, और आपसे कहा जा रहा है कि बताओ देन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। क्या करोगे बताओ, 2 3 1 x/5 7 इक्वल टू में इसको सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाए। और नहीं तो रिप्रेजेंट करना है, दिखाना उखाना है, अगर ऑब्जेक्टिव में है 2 नंबर में है तो दिखलाएंगे। तो ए का 2 3, बी का 5 7, बी का x, ठीक है जी हाँ। ये पी हम अपने मन से ही मानते हैं। इक्वेशन के लिए एक पॉइंट मूवेबल जरूर होना चाहिए, जो घूमते रहने वाला हो, जिसका मान बदलते रहने वाला हो। ये एक्स वाई है जिसका मान बदलते रहेगा। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट सिर्फ कांस्टेंट से समीकरण नहीं बनाया जा सकता, उसके लिए एक पॉइंट मूवेबल होना जरूरी है। तो इसलिए एक्स वाई हमने अपने मन से मान लिया और ट्रायंगल को हमने 0 कर दिया और हल कर देंगे। हल करना आपको आता है, हल करिए आपका आंसर आ जाएगा। सुनिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल खत्म हुआ। एरिया ऑफ ट्रायंगल से सवाल इतना ही पूछा जाएगा जो कि हमने अभी आपको बताया है, और डिटरमिनेंट में आपको ढेर सारा प्रैक्टिस कर लेना है, कम से कम 15-20 बुक प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आप बना सकते हो उसको। हम अगले क्लास में एडजॉइंट और इनवर्स और सॉल्यूशन और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3 चीजें खत्म करेंगे।